नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है बच्चों, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। और इसका सही जवाब है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा तथा महानदी ये तीनों नदियां अमरकंटक क्षेत्र से निकलती हैं। और अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली ये जो नदियां हैं, इनमें से एक नदी पश्चिम की ओर बहती है, दूसरी नदी पूर्व की ओर बहती है और तीसरी नदी उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, जैसे ये अरावली पर्वत है और ये आपकी विंध्य रेंज है और विंध्य रेंज के ही पैरेलल ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज का जो सबसे पूर्वी भाग है उसे मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और मैकाल पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, और ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसी अमरकंटक के पास से ही छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले में सिहावा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहाँ से महानदी निकलती है और महानदी पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है और ये सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनमें से ये है कि इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां रेडियल पैटर्न बनाती हैं। रेडियल पैटर्न, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ की नदियां आर्य अपवाय बनाती हैं या आर्य प्रतिरूप बनाती हैं, तो इसका सही जवाब होगा अमरकंटक क्षेत्र। देखिए, जो नर्मदा है वो पश्चिम की ओर इसलिए बहती है क्योंकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी के उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। सोन नदी सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण करती है। हम सभी जानते हैं कि जो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसलिए उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, छिप्रा, पार्वती, सिंध, काली सिंध, ये जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। इसका कारण है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार यानी नर्मदा और विंध्य पर्वत के उत्तर का भाग, उसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और यही कारण है कि ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो बच्चों, जो सोन नदी है वो सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार के स्लोप का अनुसरण करती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण नहीं करती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। और इसका मुख्य कारण है क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है। और जो महानदी है वो भी प्रायद्वीपीय पठार की ढाल का अनुसरण करती है क्योंकि जो दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार की ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। यही कारण है कि यदि आप गोदावरी नदी को देखें तो गोदावरी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यदि आप कृष्णा नदी को देखें तो कृष्णा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यदि आप कावेरी को देखते हैं तो कावेरी नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अमरकंटक क्षेत्र, वैसे विशुद्ध रूप से अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती हैं। और जहाँ तक महानदी का सवाल है तो महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और महानदी दो राज्यों से बहती है, पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा।
तो महानदी आप याद रखिएगा 2 राज्यों से बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और महानदी की जो कुल लंबाई है वो 858 किलोमीटर है, महानदी की कुल लंबाई। और जो विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, वो महानदी पर ही बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में ये बेटा बना हुआ है। और महानदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो महानदी की सहायक नदियों में इसके लेफ्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, हसदो नदी, शिवनाथ, हसदो। एक नदी है बेटा मंड, मंड एक नदी है, ईब। तो ये जितनी भी महानदी की सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी महानदी से लेफ्ट से मिलती है। और राइट से मिलने वाली नदियों में एक नदी आती है ओंग, ओंग, जोंक, 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 और तीसरी नदी है तेल नदी। तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, हसदो, मंड, ईब, ओंग, जोंक और तेल। जो सोन नदी है, सोन नदी है, सोन की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें एक नदी रिहंद है, एक प्रमुख नदी रिहंद है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, रिहंद नदी का। और सोन की अन्य दूसरी सहायक नदियों में, सोन की अन्य दूसरी सहायक नदियों में जैसे उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, गोपद, गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल, गोपद और कन्हर, ये सोन की अन्य सहायक नदियां हैं। तो सोन की सहायक नदियों में रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपद और कन्हर। इसी प्रकार से अगर नर्मदा नदी देखी जाए तो नर्मदा 2 राज्यों से बहती, नर्मदा 3 राज्यों से बहती है। मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र में जाती है और महाराष्ट्र से जाकर के गुजरात में जाती है। और गुजरात में खंभात की खाड़ी में जहाँ पर खदिया बेट, अलिया बेट और द्वीप नाम के द्वीप पाए जाते हैं, वहाँ पर ये नर्मदा नदी अपनी एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है या खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की कुछ सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, जैसे नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी तवा है, इसे याद रखे रहिएगा। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद में नर्मदा की सहायक नदियों में दूधी है, सकर, हिरन, मोचक, बरनेर, बेयार, ये सारी की सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका भी जवाब आप नर्मदा देंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी में ही जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर के पास में भेड़ा घाट में। इसके अलावा नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम है और सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चलता है जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मेघा पाटेकर जैसी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। बाबा आमटे और ये मेघा पाटेकर, ये बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध, बरगी जैसे बांध वो नर्मदा नदी पर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में इतने सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सोन नदी का उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सोन नदी निकलती तो मध्य प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से यह सोन नदी यूपी में प्रवेश करती है और फिर सोनभद्र से ये बिहार में जाती है और बिहार में पटना के समीप गंगा नदी पर मिल जाती है। सोन नदी की विशेषताओं में अगर पूछा जाए कि उत्तर की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आप सोन नदी ही बताएंगे। और यूँ तो उत्तर की तरफ चंबल नदी भी बहती है, उत्तर दिशा की ओर बेतवा भी बहती है, केन भी बहती है, टोंस भी बहती है, पार्वती, नीवज, सिंध, काली सिंध, छिप्रा, ये सारी की सारी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इन नदियों में सबसे बड़ी जो नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है वो सोन नदी है बच्चों। और सोन नदी अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आप बताएंगे सोनभद्र। दूसरा,
उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका भी जवाब आप सोनभद्र ही देंगे। और सोन नदी में ही बिहार में सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे पुल बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका भी जवाब है सोन नदी। तो नर्मदा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सोन के बारे में बता दिया और महानदी के बारे में भी बता दिया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है ताप्ती। तो इसका सही जवाब है सेकेंड, महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है कटक के समीप। महानदी उड़ीसा में कटक के समीप डेल्टा का निर्माण करती है। जहाँ तक गोदावरी का सवाल है, तो गोदावरी नदी अपना डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है। गोदावरी नदी अपना डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है और आंध्र प्रदेश में जगह है बेटा राजमुंद्री के समीप यह गोदावरी नदी अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी का यदि उद्गम पूछा जाए, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। और इस गोदावरी नदी की कुल लंबाई करीब 1365 किलोमीटर के आसपास है। अगर पूछा जाए गोदावरी कितने राज्यों से बहती है, तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकल करके ये आंध्र प्रदेश जाती है और महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना जाती है और तेलंगाना से जाकर के ये आंध्र प्रदेश में अपने डेल्टा का निर्माण करती है राजमुंद्री के समीप। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं और भारत की पुरानी नदियों में से एक है गोदावरी नदी। अगर गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पूछी जाएं, तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें एक तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें एक तो बेटा आएगा पेनगंगा नदी, पेनगंगा के बाद में वर्धा नदी, गोदावरी नदी जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसकी एक सहायक नदी पेनगंगा जो कि इसके लेफ्ट से मिलती है। दूसरी पेनगंगा में वर्धा नदी मिल जाती है और पेनगंगा वर्धा की संयुक्त धारा में एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं वेनगंगा। और जब पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा इन तीनों का जो संयुक्त जल है उससे प्रणाहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इतना जो भाग है इसे बोला जाता है प्रणाहिता। तो अगर पूछा जाए प्रणाहिता किसकी सहायक नदी है, तो इसका भी आप जवाब देंगे ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। जहाँ तक पेनगंगा का सवाल है, तो पेनगंगा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से होता है और यह महाराष्ट्र में ही वर्धा नदी से जाकर के मिल जाती है। वर्धा और वेनगंगा इन दोनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तो ये दोनों नदियां एमपी से निकलती हैं। वर्धा और वेनगंगा एमपी से प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में आकर के ये मिल जाती हैं और इनका जो संयुक्त भाग है उसी को प्रणाहिता के नाम से जाना जाता है और ये प्रणाहिता नदी फाइनली महाराष्ट्र में जाकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है।
गोदावरी की एक और सहायक नदी है जिसे इंद्रावती नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती के बाद में गोदावरी से एक नदी और मिलती है जिसे सबरी या कोलाब के नाम से जाना जाता है। सबरी या कोलाब के नाम से जाना जाता है। इंद्रावती नदी पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है और ये उड़ीसा में कालाहांडी जिले से निकलती है इंद्रावती नदी। तो याद रखिएगा, जैसे हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे अगर आप अरावली पढ़ते हैं तो अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। विंध्य पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। सतपुड़ा से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से काफ़ी नदियां निकलती हैं। तो पूर्वी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। यह पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है उड़ीसा में कालाहांडी जिले से। उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई ये छत्तीसगढ़ में आती है और छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है इंद्रावती नदी को। और छत्तीसगढ़ से बहते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की ये प्रमुख नदी है। बस्तर क्षेत्र में ही इंद्रावती नाम का नेशनल पार्क पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और इस इंद्रावती नेशनल पार्क से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी में एक जलप्रपात पूछा जाता है जिसको चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं। इंद्रावती नदी में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसको चित्रकूट जलप्रपात कहा जाता है। और इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। वैसे बेसिकली नियाग्रा फॉल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत दो झीलें आती हैं, इरी और ओंटारियो झील। उन इरी और ओंटारियो झील के बीच में नियाग्रा फॉल पाया जाता है। तो बेसिकली जो नियाग्रा फॉल है वो नियाग्रा नदी पर, जो कि सेंट लॉरेंस की एक सहायक नदी है, उस पर स्थित है। लेकिन भारत का नियाग्रा फॉल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। सबरी या कोलाब नदी ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। और बेटा सबरी और कोलाब नदी का भी उद्गम पूर्वी घाट पर्वत में उड़ीसा से ही होता है। और ये नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों से बहती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। उड़ीसा में सबरी को स्पेशली कोलाब के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है कोलाब की एक सहायक नदी है जिसको मचकुंड नदी कहते हैं। कोलाब की एक सहायक नदी है जिसको मचकुंड नदी कहा जाता है, मचकुंड नदी। और इसी का एक नाम है सिलेरू। तो मचकुंड या सिलेरू नदी किसकी सहायक नदी है? ये सबरी या कोलाब की सहायक नदी है। और मचकुंड नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात पाया जाता है जिसे डोडोमा जलप्रपात कहते हैं। तो मचकुंड नदी पर ये उड़ीसा में पाया जाता है। कई परीक्षाओं में इस जलप्रपात को पूछा गया है, डोडोमा जलप्रपात। तो डोडोमा जलप्रपात उड़ीसा में मचकुंड नदी पर स्थित है, ये तथ्य याद रखिएगा। और फिर मचकुंड परियोजना पूछी जाती है। तो पूछा जाए मचकुंड परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। गोदावरी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है बेटा मांजरा। गोदावरी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है मांजरा नदी। और मांजरा नदी गोदावरी के लेफ्ट साइड की नहीं बल्कि राइट साइड की सहायक नदी है। मांजरा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। और महाराष्ट्र से निकल करके ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई तेलंगाना में जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। मांजरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ है।
तो पूछा जाए निजाम सागर का संबंध किस नदी से है, तेलंगाना में निजाम सागर का संबंध किस नदी से है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। इसी का जो अगला ऑप्शन है महानदी, इसका सही जवाब, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नर्मदा नदी को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और जो तापी नदी है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक जगह पड़ती है मुल्ताई। तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से होता है। और यह नदी भी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। एक प्रकार से नर्मदा की छोटी बहन आप इसे मान सकते हैं। यानी जो विशेषताएं नर्मदा नदी की हैं वही विशेषताएं लगभग तापी नदी की हैं। जैसे नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है, तापी नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है। और तापी नदी की जो रिफ्ट वैली है वो सतपुड़ा पर्वत और अजंता श्रेणियों के बीच में है। तापी नदी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आफ्टर नर्मदा। तो द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज नर्मदा एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज तापी नदी के किनारे ही सूरत स्थित है। तापी नदी भी 3 राज्यों से बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र जाती है और महाराष्ट्र जाकर के फिर गुजरात जाती है। गुजरात में ये भी उसी जगह पर अपनी एस्चुरी बनाती है जिस जगह पर नर्मदा नदी अर्थात खदियाबेट द्वीप, अलियाबेट द्वीप और दीव द्वीप के समीप तापी नदी भी अपनी एस्चुरी बनाती है। और यदि तापी नदियों की सहायक नदियों की बात की जाए तो एक याद रखना बेटा, गिरना नदी पूछी जाती है। गिरना किसकी सहायक नदी है? तापी की सहायक नदी है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तापी की सहायक नदी है। और वाघुर किसकी सहायक नदी है? ये भी तापी की सहायक नदी है। और वाघुर नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में जो अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं, उन अजंता और एलोरा की गुफाओं से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है, वाघुर नदी। नेक्स्ट सवाल है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका सही जवाब है सतलज नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज नदी। यानी सतलज एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो ट्रांस हिमालय से होता है। और इसका उद्गम आप जानते हैं तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती हुई हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार आती है। और हिमाचल प्रदेश से फिर ये पंजाब में जाती है, पंजाब से निकल करके पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। और यह एक ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। क्यों ऐसा हम कहते हैं कि ये हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, थोड़ा सा आप जो है इसे मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, जैसे बेटा ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये है बृहद हिमालय। ठीक है, ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद में बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक। ठीक है, तो ये हो गया कराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय और शिवालिक। और यहीं पर पाई जाती है कैलाश श्रेणी।
इस कैलाश श्रेणी से सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी सिपकीला दर्रा, और सिपकीला दर्रा जास्कर श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। तो सिपकीला दर्रे से ये भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये ट्रांस हिमालय से निकलती है, बृहद हिमालय को काटेगी, फिर बेटा ये मध्य हिमालय को काटेगी, मध्य हिमालय को काट करके शिवालिक, और फिर ये इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को काटती है। जबकि सिंधु या ब्रह्मपुत्र के केस में ऐसा नहीं है। सिंधु नदी भी कैलाश पर्वत से निकलती है, लेकिन वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो हम सिंधु के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों श्रेणियों को काटी है। सतलज नदी भी ट्रांस हिमालय से निकलती है, और वो ट्रांस हिमालय से निकल करके बृहद हिमालय को काटती हुई ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहली बार प्रवेश कर जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब है सतलज नदी। रावी जो नदी है, रावी नदी, ये नदी सतलज की सहायक, रावी नदी ये चिनाब की सहायक नदी है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप होता है, और रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब में आती है, और पंजाब से फिर निकल करके पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में यह जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी की सहायक नदियों में एक नदी जैसे पार्वती है, हुरला तीर्थन, ये सारी की सारी रावी की सहायक नदियाँ। पार्वती, हुरला, तीर्थन ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ब्यास नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से प्रवाहित होती हुई पंजाब में कपूरथला के पास में सतलज नदी से मिल जाती है। तो बेसिकली ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। और जहाँ पर सतलज और ब्यास मिलती हैं, जैसे ये ब्यास नदी है, और ये सतलज नदी है, ब्यास नदी, सतलज नदी। तो जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं, इन्हीं नदियों के संगम पर एक बैराज है बेटा, एक बैराज है, और इसी बैराज से और इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। इस बैराज का नाम है हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, वो हरिके बैराज से ही निकाली गई है। तो ये सवाल पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज कहाँ पर है? हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर है। ये जगह किस राज्य में पड़ती है? पंजाब में। पंजाब में आपने एक जगह का नाम सुना होगा कपूरथला, पंजाब में कपूरथला के पास में ये जगह पड़ती है। और इंदिरा गांधी नहर की क्या विशेषता है? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, और इंदिरा गांधी जो नहर प्रोजेक्ट है वो उसमें पंजाब शामिल है, हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है। अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस राज्य को मिला है, उसका सही जवाब होगा राजस्थान, क्योंकि इसने राजस्थान के कई सारे मरु जिलों को हरा भरा करने का काम किया हुआ है। इसलिए बेटा इसका सही जो मतलब ये याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर। और फिर बेटा चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी का जो उद्गम है, हाँ, सतलज की सहायक नदियों में एक नदी है बसपा और स्पीति। तो देखिए सतलज की सहायक नदियों में एक नदी ब्यास है, और सतलज की जो अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें एक बसपा नदी है और उनमें एक स्पीति नदी है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास से होता है, और बारालाचाला दर्रे, जैसे ये बारालाचाला दर्रा है, तो बारालाचाला दर्रे के एक तरफ से चंद्र नदी निकलती है, एक तरफ से भागा, और जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है
तो इसको कहा जाता है चंद्रभागा, इसको कहते हैं चंद्रभागा। और जब ये चंद्रभागा नदी जम्मू कश्मीर में जाती है तो इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी पर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा सही है, ब्रह्मपुत्र सही है, गोदावरी सही है, महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में अगर देखा जाए तो आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं और ये क्रम से है। जैसे स्वर्णरेखा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी जिसका उद्गम झारखंड से होता है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। स्वर्णरेखा के बाद में वैतरणी नदी, वैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है, पूरी तरह से उड़ीसा के केवंझर पठार से निकलती है, ये केवल और केवल उड़ीसा में बहती है। वैतरणी के बाद में ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो झारखंड से होता है, दक्षिणी कोयल और सांख के रूप में, और झारखंड से निकल करके ये उड़ीसा में आती है, उड़ीसा में। और राउरकेला पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी के बाद में महानदी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। महानदी के बाद में उड़ीसा में एक नदी बहती है ऋषिकुल्या नदी, ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये केवल और केवल उड़ीसा में बहती है। ऋषिकुल्या के बाद में दो नदियां और याद रखना बेटा, वंशधारा और नागावली, इन दोनों नदियों का उद्गम उड़ीसा से होता है। पूर्वी घाट पर्वत, जैसे आपने पूर्वी घाट पर्वत में अभी दो नदियां सीखी, गोदावरी नदी और दूसरी नदी आपने सीखी इंद्रावती नदी, और दूसरी नदी आपने सीखा कोलाब नदी। वंशधारा और नागावली नदियों का भी उद्गम उड़ीसा में पूर्वी घाट पर्वत से होता है और ये नदियां आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली में एक गोदावरी नदी है बेटा, गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, और ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है। कृष्णा के बाद में पेन्नार नदी, यह नदी कर्नाटक से निकलती है, नंदी दुर्ग से। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पेन्नार नदी। जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, पापार, चेयादनी पापादनी चेयार, जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, पापादनी चेयार, अगर ये नदियां पूछी जाएं किसकी सहायक नदियां हैं, पेन्नार की सहायक नदियां हैं। पेन्नार के बाद में एक नदी आती है पलार नदी, इसका भी उद्गम कर्नाटक में नंदी दुर्ग से होता है और ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी है बेटा पोन्नैयार नदी, ये नदी कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से बहती है। पलार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो पलार नदी है वो 3 राज्यों से बहती है, कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों से बहती है और फाइनली ये तमिलनाडु में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पोन्नैयार नदी, इसका भी उद्गम कर्नाटक से होता है और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपर्णी नदी, ये जो ताम्रपर्णी नदी है ये नदी आपकी अगस्त्य मलाई पहाड़ियों से निकलती है। केरल और तमिलनाडु में ये अगस्त्य मलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की ये प्रमुख सहायक नदी है। अभी एनडीए का पेपर हुआ था उसमें से इस नदी के बारे में पूछा गया था, ताम्रपर्णी नदी। तो याद रखिएगा ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु के किस जिले की प्रमुख नदी है, तिरुनेलवेली जिले की ये प्रमुख सहायक नदी है। और इन्हीं में एक नदी है बेटा वैगई नदी, ठीक है। असल में पोन्नैयार और ताम्रपर्णी के बीच में वैगई आता है। तो वैगई नदी ये वर्षानद पहाड़ियों से निकलती है तमिलनाडु में
और तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले से प्रवाहित होती हुई ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। पाक की खाड़ी में गिर जाती है। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरई शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो इनका क्रम बच्चों याद रखे रहिएगा। जैसे अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो फिर उत्तर से दक्षिण की ओर स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, पोनैयार। हाँ, ताम्रपर्णी के ऊपर आप वैगई को रखिएगा और वैगई के नीचे फिर ताम्रपर्णी नदी। तो ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा ये होगा बेटा। जहाँ तक लूनी, नर्मदा और तापी का सवाल है तो ये सारी की सारी नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियों में एक तो बेटा साबरमती नदी, सॉरी लूनी नदी तो कहीं पर गिरती ही नहीं है। लूनी नदी एक भूमि बंधित नदी है। नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में साबरमती नदी, जिसका उद्गम अरावली में, उदयपुर ज़िले से, अरावली श्रेणी से उदयपुर ज़िले से इसका उद्गम होता है। और जो साबरमती नदी है वो राजस्थान और गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद, गांधीनगर साबरमती की नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी के बाद में एक आता है बेटा माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले से होता है, विंध्य पर्वत से। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोम और जाखम ये महानदी की सहायक नदियां हैं। माही के बाद में फिर आएगा बेटा नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। तापी नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। गुजरात में 2 नदियां बहती हैं, सतरंजी और भादर। गुजरात में 2 नदियां बहती हैं, सतरंजी और भादर। और फिर इसके बाद में गोवा में 2 नदियां बहती हैं, मांडवी और ज्वारी। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। गोवा की राजधानी पुणे मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी, ये नदी अरब सागर में गिरती है। महात्मा गांधी या जोंग या गरसोप्पा वाटरफॉल ये शरावती नदी पर बना हुआ है। केरल में पेरियार नदी बेटा, पेरियार नदी ये अरब सागर में गिरती है और पेरियार केरल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भरतपुझा, पेम्बा ये नदियाँ भी केरल से बहती हैं और ये नदियाँ भी अरब सागर में गिरती हैं। तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से देखिए ब्यास नदी भी बहती है, हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी भी बहती है, हिमाचल प्रदेश से रावी भी बहती है, सतलज भी बहती है और यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश से बहती है। ठीक है, ब्यास नदी हिमाचल, ये हिमाचल और पंजाब भारत में 2 राज्यों से बहती है। चिनाब नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से बहती है। रावी नदी हिमाचल और पंजाब से बहती है और सतलज नदी ये हिमाचल और पंजाब से बहती है। और यमुना नदी ये भी हिमाचल प्रदेश से बहती है और यमुना भारत में 5 राज्यों से बहती है, जिसमें उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश जाती है, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले से ये यूपी में प्रवेश करती है और इलाहाबाद या प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी दामोदर है। जैसे देखिए गंगा नदी बेटा जब पश्चिम बंगाल में जाती है, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है फरक्का के पास से गंगा नदी की एक धारा गंगा से अलग होकर के दक्षिण की ओर बहने लगती है और इसे कहा जाता है हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली बेसिकली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका। हुगली नदी गंगा की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और डिस्ट्रीब्यूटरी किन्हें कहते हैं? ऐसी नदियाँ जो कि मुख्य नदी से ऐसी कोई किसी मुख्य नदी की ऐसी शाखा जो मुख्य नदी से अलग हो जाए और वापस मुख्य नदी में ना मिले, तो ऐसी नदी को डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, 2 शब्द होते हैं, ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी।
आप जानते हो कि ट्राइब्यूटरी सहायक नदियों को कहा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका को कहा जाता है। तो जो हुगली है वो एक प्रकार की गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये फरक्का के पास से गंगा से अलग हो जाती है और दक्षिण की ओर बहने लगती है, इसी को हुगली कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर। अगर फरक्का डैम पूछा जाए, फरक्का डैम किस नदी पर बना? हुगली नदी पर। दुनिया की सबसे मोस्ट टीचरस रिवर या दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी का दर्जा किससे प्राप्त है? तो आप बताओगे हुगली नदी को। ये हुगली नदी को ये दर्जा प्राप्त है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर पड़ता है बेटा छोटा नागपुर का पठार। यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर पठार से कई सारी नदियां निकलती हैं और इन्हीं नदियों में एक नदी निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी कितने राज्यों से बहती है? 2 राज्यों से, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाई झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के ये हुगली नदी से मिल जाती है। और कोनार, जमुनिया, बराकर, ये सारी की सारी दामोदर की सहायक नदियां हैं, याद रखे रहिएगा। कोनार, जमुनिया, बराकर, ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, जो कि दामोदर हुगली में मिलती है। हुगली में ही मिलने वाली एक नदी और है मयूराक्षी नदी। हुगली में ही मिलने वाली एक नदी और है मयूराक्षी नदी। इस मयूराक्षी नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। मयूराक्षी नदी कितने राज्यों से बहती है? 2 राज्यों से। झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो मयूराक्षी और हुगली, मयूराक्षी और दामोदर, ये दोनों हुगली की सहायक नदियां हैं। झारखंड में एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको दुमका का हिजला मेला कहते हैं। और ये दुमका का हिजला मेला झारखंड में किस नदी के तट पर लगता है? इसका सही जवाब है मयूराक्षी नदी के तट पर। चलिए, तो इसमें जैसे गंगा हो गया, हुगली। अच्छा, पद्मा आप जानते हो बेटा, पद्मा क्या है? कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है, तब इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और इसी पद्मा से बांग्लादेश में ही एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं जमुना। और जमुना क्या है? कुछ नहीं, जमुना बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जो है जमुना, तो जमुना क्या है आप बताएंगे? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और इसी में मणिपुर से एक नदी निकलती है, जिसको बोलते हैं बेटा बराक नदी। तो मान ले मणिपुर की पहाड़ियां हैं ये, और मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है बेटा बराक नदी। जब ये बराक नदी बांग्लादेश में जाती है, तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। बराक नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक धारा को कहते हैं मेघना, और दूसरी धारा को कहते हैं कुशियारी। मेघना है और ये है बेटा कुशियारी। अभी हाल ही में कुशियारी नदी चर्चा में थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में किस नदी को लेकर के एक समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है कुशियारी नदी। तो समझ लो कुशियारी नदी क्या है। कुशियारी नदी क्या है बेटा? मणिपुर की पहाड़ियों से जो बराक नदी निकलती है, इसको सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। ये बराक या सुरमा जब बांग्लादेश में जाती है तो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक शाखा को मेघना कहते हैं, दूसरी शाखा को कुशियारी कहते हैं। ठीक है, और ये मेघना नदी फाइनली कहाँ पर मिल जाती है? पद्मा में जाकर के मिल जाती है। तो फिर लास्ट में गंगा मेघना के नाम से ही कई सारी धाराओं में बंटकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर चूंकि मैंग्रोव वृक्ष सुंदरी की बहुत अधिकता है, इसलिए इसको सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी किन्हें कहते हैं? ऐसी नदियां जो स्थल में विलीन हो जाएं उन्हें भूमि बंधित नदी कहते हैं। अब जैसे तापी नदी है, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, ऑब्वियसली बात है ये भूमि बंधित नदी नहीं है। कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी भूमि बंधित नदी नहीं है। आंध्र
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात से। लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है, लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है, अर्थात ये किसी सागर में या खाड़ी में नहीं गिरती है, ये स्थल भाग में ही समा जाती है, इसलिए लूनी नदी हो गई भूमि बंधित नदी। लूनी नदी से कुछ और फैक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे लूनी जो नदी है उसको भारत में सॉल्ट रिवर बोला जाता है। लूनी नदी को भारत में सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये जो सॉल्ट रिवर है, ठीक है, ये जो सॉल्ट रिवर है ये बेटा थार के मरुस्थल से प्रवाहित होती है। तो पूछा जाए कि भारत में थार के मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन है? लूनी नदी। इस लूनी नदी का जो ओरिजिनेशन होता है, इस लूनी नदी का जो ओरिजिनेशन होता है वो होता है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में अजमेर के पास से ये नदी निकलती है। और कितने राज्यों से बहती है? 2 राज्यों से। राजस्थान से फिर कहाँ पर जाती है? गुजरात में जाती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। देखो बेटा, ये एक ऐसी नदी है जिसका आधा जल मीठा है और आधा जल खारा है। जब ये कच्छ के रण में जाती है तो इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसका आधा जो अपने आधे रास्ते पर मीठे जल के रूप में प्रवाहित होती है और आधे रास्ते पर खारे जल के रूप में, तो इसका सही जवाब है लूनी नदी। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे जवाई नदी, ठीक है, जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। जवाई है, सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। तो ये सारी की सारी जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, अंतःस्थलीय फॉय नदी का उदाहरण। घग्गर नदी भी याद रखे रहिएगा, ये भी एक भूमि बंधित नदी है। तो अंतःस्थलीय अपवहन या भूमि बंधित नदियों के 2 केस आपको याद रखने हैं। पहला लूनी नदी और दूसरा घग्गर नदी। जहाँ तक घग्गर नदी का सवाल है तो ये घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक से निकलती है बेटा। और हिमाचल प्रदेश से निकल करके फिर ये जो है पंजाब राजस्थान से प्रवाहित होती हुई ये भी थार के मरुस्थल में प्रवाहित हो जाती है। और निम्न नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है? कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये जो कोसी नदी है इसका उद्गम नेपाल तिब्बत पठार के बॉर्डर पर स्थित गुसाई थान से होता है। नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित गुसाई थान से इसका उद्गम होता है। और ये जो कोसी नदी है वो 7 धाराओं के आपस में मिलने से बनती है। 7 धाराओं के आपस में मिलने से बनती है। और इन 7 धाराओं में जो प्रमुख धारा है वो है बेटा अरुण, वो है प्रमुख धारा अरुण। इसलिए कभी पूछा जाए कि किस नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये नदी अपने मार्ग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती है और इसलिए इस नदी में अक्सर बाढ़ें आती रहती हैं और इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और चीन की वांगो नदी या येलो रिवर या पीत नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है खारी नदी जिस अपवाय तंत्र का अंग है वह है। इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। अब देखो खारी नदी क्या है। देखो बेटा, खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। अब जैसे अगर हम देखें ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की सहायक नदी बेटा यमुना है। गंगा की सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। यमुना की सहायक नदी चंबल है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल की सहायक नदी खारी है। चंबल की सहायक नदी खारी है। तो आप देखिए कि खारी नदी का संबंध किस नदी तंत्र से हुआ? गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी फाइनली कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आप याद रहे। अब देखिए सवाल कैसे बना है।
गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल की सहायक नदी खारी। और चंबल की सहायक नदियों के बारे में कुछ अन्य नदियों के नाम भी आप जानते हैं। खारी के अलावा जैसे बनास नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी ये भी चंबल की सहायक नदी है। पार्वती, पार्वती। काली सिंध, काली सिंध ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बनास, खारी ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप पंचरता नामक स्थान पर यह यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी अपने घड़ियालों के लिए जानी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी पर पाए जाते हैं? चंबल नदी पर पाए जाते हैं। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और महाराणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। इनमें से महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये आपके राजस्थान में है। और जो गांधी सागर है वो बेटा मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। और वो किस नदी पर लागू की गई है? इसका सही जवाब होगा बेतवा नदी। देखिए बेतवा नदी पर कई सारे बांध बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना हुआ है, बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है और रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बना है। यूपी में झांसी में बेतवा नदी पर सुकमा डुकमा बांध बना है। बेतवा नदी पर ही शीतला बांध बना हुआ है झांसी पर। बेतवा नदी की जो है उत्तर प्रदेश में कई सारी सहायक नदियां आकर के बेतवा नदी से मिलती हैं, जिसमें सहजाद, सजनाम, रोहिणी, जैमिनी। तो ललितपुर ज़िले में बेतवा की सहायक नदियों पर कई सारे बांध बने हैं, जैसे सहजाद बांध, सजनाम बांध, रोहिणी बांध, गोविंद सागर बांध जो कि सहजाद नदी पर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे बेतवा नदी पर स्थित परियोजना है। बेतवा नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है धसान नदी। और इस धसान नदी पर झांसी में एक बांध बना हुआ है जिसे लहचुरा बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है चिनाब नदी। अभी आपको बताया चिनाब नदी। जो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए ब्यास नदी का उद्गम स्थल भारत में है। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल और पंजाब से बहती हुई कपूरथला के निकट पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है हरिके नामक स्थान पर। तो इसका उद्गम भारत में है। रावी नदी इसका उद्गम भी भारत में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, असल में इसका उद्गम तिब्बत के पठार में है। कैलाश मानसरोवर श्रेणी में स्थित राकसताल से इसका उद्गम होता है। तो ये एक ट्रांस हिमालयन नदी है। दैट्स वाई द ओरिजिनेशन ऑफ द सतलज डज नॉट फॉल इन इंडिया। फिर दूसरा चिनाब नदी, इसका भी उद्गम भारत में होता है। बारालाचाला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। और चिनाब नदी भारत में हिमाचल और जम्मू कश्मीर 2 राज्यों से बहती है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों में और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जैसे बेटा पहले तो इसमें पार्वती नदी तो गिरती नहीं है, क्योंकि पार्वती सहायक नदी है किसकी बेटा? क्षिप्रा की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है पार्वती। लूनी नदी ये कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। जवाई नदी, ये जो जवाई नदी है ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी जवाई नदी है। इसमें जो ऑप्शन है माही नदी, ये सही है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। और ये बेटा मालवा के पठार से बहती हुई गुजरात राजस्थान से प्रवाहित होती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी बच्चों? झेलम की। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। और झेलम की अन्य सहायक नदियों में लिद्दर, सिंध, पोरू आदि भी हैं। और इसी किशन गंगा नदी को, जब ये किशन गंगा नदी पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में इसको नीलम के नाम से जाना जाता है, नीलम नदी। तो किशन गंगा झेलम की। और झेलम किशन गंगा के अलावा जो लिद्दर नदी है,
लिद्दर नदी है, सिंध, लिद्दर, सिंध, पोहरू, लिद्दर, सिंध, पोहरू, ये भी झेलम की सहायक नदियां हैं। झेलम का जहाँ तक सवाल है तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में वेरी नाग स्प्रिंग से होता है और ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हुई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो वेरी नाग स्प्रिंग से इसका उद्गम होता है, वुलर झील में गिरती है, मंगला से मुजफ्फराबाद भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है और इसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है ट्रिमू के समीप में ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। जैसे आपने कुछ परियोजनाएं पढ़ी होंगी, उरी परियोजना या तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना या तुलबुल परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं झेलम नदी पर है। पूछा जा श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। और अगर जम्मू पूछा जाए जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है तो आप बताएंगे तवी नदी। जो जम्मू शहर है वो तवी नदी के तट पर स्थित है और ये जो तवी नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है। और आखिरी जो सवाल है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा संकोच नदी असम और अरुणाचल की सीमा बनाती है। और ये जो बेटा संकोच नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इस संकोच नदी का जो उद्गम है वो भूटान से होता है और इसे गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, ठीक है। जैसे ये तिब्बत का पठार है और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जब तक ये तिब्बत के पठार में बहती है तब तक इसको सांगपो कहते हैं। यहाँ पर अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर एक पर्वत पाया जाता है जिसको कहते हैं नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पास में एक गहरी खाई दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है और दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसी दिहांग में दो नदियां आकर के मिलती है। इसी दिहांग में दो नदियां आकर के मिलती है जिनका नाम है, एक नदी का नाम है दिबांग नदी जो बृहद हिमालय से निकलती है और एक नदी का नाम है लोहित नदी जो तिब्बत के पठार से निकलती है। लोहित नदी और दिबांग नदी जब दिहांग में मिल जाती है, ये जगह पासी घाट है बेटा, यहाँ पर अरुणाचल का पासी घाट है या सादिया, ठीक है, असम का सादिया पासी घाट के समीप ये दिबांग और लोहित मिलती हैं। तब जाकर के इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली कुछ सहायक नदियों में जैसे एक नदी है सुबनश्री बेटा, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सुबनश्री। इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय से होता है और ये अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर इत्यादि जिलों से प्रवाहित होती हुई असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और जहाँ पर ये सुबनश्री नदी मिलती है वहीं पर एक द्वीप पाया जाता है जिसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में पाया जाता है और हाल ही में असम ने इसे एक जिला भी घोषित किया है, माजुली द्वीप। तो पूछा जाए माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सुबनसिरी की विशेषता हो गई। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी नदी से निकलती है, असम में जाकर के माजुली द्वीप के पास में मिल जाती है। एक नदी का नाम और है बेटा कामेंग नदी, ये अरुणाचल से निकलती है, असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पाया जाता है जिसे कहते हैं पक्के टाइगर रिजर्व। तो पूछा जाए पक्के टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब होगा कामेंग नदी। और फिर इधर बेटा भूटान आ जाता है। ये मान लो भूटान है, तो भूटान से बहुत सारी नदियाँ निकल करके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जैसे भूटान से निकलने वाली नदियों में ये एक नदी है बेटा पगलादिया, ठीक है, ये पगलादिया नदी ये भूटान से निकलती है। बेकी नदी बेटा भूटान से निकलती है। मानस नदी का नाम आपने सुना होगा, मानस नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। तो मानस नेशनल पार्क से मानस नदी बहती है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
तो मानस नदी निकलती कहाँ से? भूटान से है और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। मानस के बाद में फिर भूटान से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है संकोस नदी, और इसी संकोस को गदाधर के नाम से जाना जाता है। अगर कभी भविष्य में पूछा जाए कि संकोस परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है, तो आप बताएंगे ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। और संकोस ही असम और अरुणाचल के बीच में सीमा बनाती है। तो इन नदियों के नाम याद रखना, पगलादिया, बेकी, मानस, संकोस, ये सारी की सारी नदियां भूटान से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी और है जिसे कहते हैं बेटा तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी और है जिसे कहा जाता है बेटा तीस्ता नदी। और ये जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम सिक्किम से होता है, सिक्किम से निकल करके ये वेस्ट बंगाल में जाएगी और वेस्ट बंगाल से जाकर के बांग्लादेश में ये तीस्ता नदी, बांग्लादेश में जाकर के ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और इसमें जो तीस्ता नदी है बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, इसलिए क्योंकि 1787 के पहले जो तीस्ता नदी है वो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। 1787 के पहले ये जो तीस्ता नदी है ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 के बाद में इस तीस्ता नदी ने गंगा का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मपुत्र नदी का साथ पकड़ लिया। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिवर कैप्चरिंग, नदी अपहरण। तो तीस्ता नदी अपहरण या रिवर कैप्चरिंग का एक शानदार उदाहरण है। और ये भी याद रखिएगा कि जितनी भी हिमालयन नदियां होती हैं उनका एक महत्वपूर्ण फीचर होता है रिवर कैप्चरिंग। तो रिवर कैप्चरिंग इज ए इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिवर कैप्चरिंग इज तीस्ता रिवर। और तीस्ता की जैसे जो है कुछ सहायक नदियां पूछी जाती है, रंगपो वगैरह, ठीक है, रंगपो तीस्ता की सहायक नदी है। लांचुंग हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, रंगपो, लांचुंग, सिवोक, रंगीत, इन्हें एक दो बार जैसे रंगीत जैसी नदियों को पूछा गया है। रंगपो, लांचुंग, सिवोक, रंगीत, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तीस्ता की सहायक नदियां हैं। और फाइनली जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो फिर इसे पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में नागालैंड से भी एक नदी निकलती है जिसको धनसिरी कहते हैं, ये भी बेटा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसको भी याद रखे रहना। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से मेघालय से एक नदी और निकलती है जिसको कापरूप नगर कपली नदी। तो ये कपली नदी यानी धनसिरी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कपली भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो कपली नदी है वो आपकी मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों से निकलती है। और असम का प्रसिद्ध कापरूप नगर इसी कपली नदी के तट पर स्थित है। फिर हमने आपको कहानी बताई है कि इधर मणिपुर से बराकिया सुरमा नदी निकलती है और ये बराकिया सुरमा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक शाखा को मेघना कहते हैं, दूसरी शाखा को कुसियारी कहा जाता है। और इनमें से मेघना नदी जाकर के बेटा पद्मा नदी में मिल जाती है। और फिर यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तैयार होता है। तो ये आज भारत की नदियों का आपका सेशन था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ हम आपको एक दो प्रैक्टिस सवाल दे रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में उनका जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, वो बेटा एक सवाल बीच में छूट गया था, इसको भी आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब है कृष्णा की सहायक नदी, ये तो डॉन नदी नहीं इसमें होना चाहिए। डॉन नदी तो यूरोप में बहती है, वोल्गा, डॉन। इसकी जगह पर हम एक कोई और दूसरी नदी लिख देते हैं, इसको आप दूसरी नदी समझ लीजिए, भीमा, तुंगभद्रा, हम लिख देते हैं इसको कोयना, ठीक है। इसे आप समझिएगा ये कोयना लिखा हुआ है, ये डॉन नदी नहीं, ये कोयना लिखा हुआ है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है?
तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तेल नदी। और अभी आपने पढ़ाया शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब, ओंग, जोंक, तेल, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी की सारी महानदी की सहायक नदियां हैं। ये महानदी की सहायक नदियां हैं। देखिए भीमा नदी ये कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। बच्चों जहाँ तक कृष्णा नदी का सवाल है, जहाँ तक कृष्णा नदी का सवाल है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है, कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और कृष्णा नदी कितने राज्यों से बहती है? कृष्णा नदी 4 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बेटा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसके लेफ्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी, और ये भीमा नदी 3 राज्यों से बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक जाती है और कर्नाटक से जाकर के तेलंगाना में ये जो है बेटा कृष्णा नदी से जाकर के मिल जाती है भीमा नदी। भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जो है बेटा पंढरपुर है। इसे एक प्रकार से महाराष्ट्र की काशी के नाम से जाना जाता है। और विट्ठलनाथ मंदिर भी यहीं पर है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में जैसे विट्ठलनाथ, तुकाराम, इनका संबंध कहीं ना कहीं पंढरपुर से रहा हुआ है। तो पंढरपुर भीमा नदी के किनारे पर स्थित है, भीमा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना बेटा। तो भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी में एक और नदी आकर के मिलती है जिसको कहते हैं मूसी नदी का उद्गम तेलंगाना की अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। और जो मूसी नदी है आप जानते हो हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर ही स्थित है। और इसी मूसी नदी से 2 डैम संबंधित हैं, जैसे हुसैन सागर अगर पूछा जाए, हुसैन सागर और दूसरा बेटा उस्मान सागर, हुसैन सागर और उस्मान सागर। ये दोनों जो सागर हैं इनका संबंध मूसी नदी से है। और जहाँ पर हुसैन सागर है, हुसैन सागर के एक तरफ हैदराबाद है और दूसरी तरफ तेलंगाना है, सिकंदराबाद है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये कृष्णा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई। कृष्णा के दाएं तट की सहायक नदियों में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। दाएं तट की सहायक नदियों में जैसे दाएं तट की सहायक नदियों में कोयना नदी, दूसरा बेटा यरला, दूसरा वरना, फिर है पंचगंगा, फिर है बेटा दूध गंगा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, और इसके बाद में तुंगभद्रा, ये कृष्णा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। जो कोयना नदी है, देखिए कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा,
कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा तक, ये नदियाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी की सारी नदियाँ महाराष्ट्र से ही निकलती हैं और महाराष्ट्र में ही जाकर के कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। और इनमें से कोयना मतलब इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार कोयना नदी पर बने बांध के कारण भूकंप आ चुका है, इसलिए कोयना क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक समय में कोयना और लातूर में भूकंप आए थे महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में कोयना में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण बताया गया था कोयना नदी पर बना हुआ बांध। जो दूध गंगा नदी है वो निकलती महाराष्ट्र से है, लेकिन ये कर्नाटक में जाकर के कृष्णा नदी में जाकर मिलती है बेटा। जो घाट प्रभा नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही जाकर के कृष्णा नदी में मिलती है। और जो एक जलप्रपात पूछा जाता है, गोकक जलप्रपात, ये जो गोकक जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है गोकक जलप्रपात। जो मालप्रभा नदी है, ठीक है, वो कर्नाटक से निकलती है और ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर जाकर के मिलती है। आपसे बेटा प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर बादामी पूछा जाए, कर्नाटक की प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट बादामी पूछा जाए कि बादामी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है बेटा। तुंगभद्रा नदी, इसका उद्गम कर्नाटक से होता है और कर्नाटक की बड़ी सहायक नदियों में से एक है बेटा तुंगभद्रा नदी। और कर्नाटक, आंध्रा इत्यादि से बहते हुए ये भी कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा परियोजना पूछी जाती है परीक्षाओं में, यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। और इसके अलावा तुंगभद्रा की एक सहायक नदी और पूछी जाती है जिसे बेटा हगरी या वेदावती कहते हैं, जिसे हगरी या वेदावती के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि हगरी या वेदावती किसकी सहायक नदी है? ये बेटा ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, हगरी और वेदावती। तो कृष्णा नदी का ठीक है, कुछ अगर एक रफली डायग्राम खींचें तो कृष्णा नदी का जो रफली डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से आएगा बेटा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में भीमा नदी और एक बेटा मूसी नदी, फिर इसके बाद में भीमा मूसी के बाद में जो राइट हैंड साइड की सहायक नदियां हैं उनमें कोयना नदी, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ऐसे बेटा तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी हगरी। कृष्णा नदी पर कुछ शानदार डैम बने हुए हैं, जैसे नागार्जुन सागर डैम, ये पूछा जाता है बेटा। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रकाशम बैराज आंध्र प्रदेश में, ये बेटा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमट्टी बांध कर्नाटक में, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इन बांधों के नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये आज के भारत की नदियों के क्वेश्चनों से संबंधित जो बेटा आज का ये सेशन था। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और एक दो सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और उनके जो जवाब है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे पहला सवाल हमारा ये है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगली बार से हम इसको टाइप करा दिया करेंगे। सवाल ये है, कौन सी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बना है? कौन सी नदी पर कृष्णराज सागर
सागर बांध बना है? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल है ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट का संबंध, ग्रैंड एनीकट का संबंध किस नदी से है? किस नदी से है? तीसरा सवाल है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी में है? और अगला एक सवाल और नोट कर लेना, चौथा, तिपाई मुख परियोजना, तिपाई मुख परियोजना, तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? और पांचवा सवाल है मांगदेछु, मांगदेछु परियोजना, मांगदेछु परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? 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 ठीक है, तो इनके जवाब ढूंढने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगली बार हम इन सवालों को जो है एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।